जब धन कमाने की होड़ में पति अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है तो फिर दोस्तों ऐसी पत्नियां भी टेस्ट ड्राइव पर निकल जाया करती हैं। वो फिर किसी से भी मुंह जोड़ी कर लिया करती हैं, चाहे फिर वह नौकर हो, कोई कुली हो, कोई ड्राइवर हो या कोई भी हो। ऐसा होता है जब पत्नियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आज की कहानी में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई है जहां पर ये सब कुछ हुआ है। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक उलझा हुआ केस है ये भी। इससे पहला भी थोड़ा सा उलझा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सारे तथ्य मैं कहानी के रूप में अच्छी तरह से आप लोगों के समक्ष सीधे तरीके से रखने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर सुजानपुर पड़ता है, दिल्ली सुजानपुर कहते हैं उसको कुछ लोग। तो वहां पर राजेश गौतम नाम का एक शख्स रहा करता है, पेशे से गवर्नमेंट टीचर है। पत्नी का नाम उर्मिला गौतम है, 2 बेटे हैं, एक 10 साल का, एक 8 साल का। राजेश गौतम जो कि बहुत ही अमीर आदमी है, चर्चित आदमी है उस इलाके का। चर्चित इसलिए है क्योंकि इनके पास पैतृक जमीन काफ़ी है और बहुत करोड़ों का इनके पास ज़मीन जायदाद है, तो ज़्यादा चर्चा में रहा करते हैं। पैसे वाली फर्म है। 3 भाई राजेश के और हैं, उनके पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी है क्योंकि पिता के हिस्से में बहुत सारी प्रॉपर्टी आई थी, तो तीनों बेटों को बहुत प्रॉपर्टी वो हिस्से में दे देता है। अब क्या होता है, ज़मीनों के भाव करोड़ों में हो जाते हैं दोस्तों। फिलहाल ज़मीनों के भाव बहुत ही आसमान छू रहे हैं, तो राजेश गौतम ने सोचा मास्टरी तो होती रहेगी, गवर्नमेंट टीचर था, साथ में क्यों ना प्रॉपर्टी डीलरिंग का भी काम कर लिया करूं। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी डीलरिंग में अपने भाइयों से बात करके इस धंधे में उतर जाता है। और इसका फ्रेंड सर्कल जो होता है बहुत ही अच्छा था, सबसे हंसकर बात करना, दोस्ती कर लेना, 1 मिनट में इंसान को मोह लेना, इस तरह का यह आदमी था। पैसे का कोई घमंड इनको था ही नहीं, ना ही कभी पैसे का घमंड किसी को दिखाया करते थे। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े इंसान थे, तभी हर इंसान इनका दोस्त बन जाया करता था। अब ये क्या करते हैं, इनके पास जैसे प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करने लगते हैं तो बिल्डिंग्स बनवाते हैं और उनको बेच दिया करते हैं, या कहीं कोई प्लॉट वगैरह लिया, उस पर मकान बनवाया और मकान को किराए पर उठा दिया। इस तरह का भी काम ये साथ में करने लगते हैं। तो एक आर्किटेक्ट होते हैं जिनका नाम होता है शैलेश, वो इनके यहाँ पर काम करते हैं। बाकी राजमिस्त्री भी इनके यहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं। तो इस तरह से उनका सहारा लेता, उनको नौकरी पर इन्होंने रखा हुआ था। अब बिल्डिंग बनवाते, उनको बेचते, इस तरह से धंधा चला हुआ था, काफ़ी पैसे कमा रहे थे। अब आती है 4 नवंबर की तारीख। 4 नवंबर की तारीख को 2023 में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाया करते थे। आज भी वह निकले थे, लेकिन दोस्तों वापस नहीं लौटते हैं। इधर उनकी पत्नी के पास खबर आती है कि आपके पति को मॉर्निंग वॉक पर आते वक्त उसको गाड़ी ने उड़ा दिया है। अब तो पत्नी रो रो कर, बहुत बुरा हाल पत्नी का, तुरंत उठती है उसको हॉस्पिटल। और लोग जो होते हैं आस पड़ोस के जानते थे कि भाई बहुत अमीर आदमी है, सब जगह चर्चित चेहरा था, इतने में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जो पत्नी है उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। जिस कार से, जिस वैन से, जो इको वैन थी उससे टक्कर हुई थी, वह इको वैन भी आगे चलकर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पेड़ में टक्कर लगती है और वो वहीं पर पड़ी हुई थी, फूटी टूटी हुई, वहीं पर लाश पड़ी हुई थी। अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, अब जो पुलिस होती है अब वह यही जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन जब सिस्टम को देखा जाता है तो यही समझते हैं भाई ये शायद एक्सीडेंट है, महज एक एक्सीडेंट है। और जो वैन थी उसका भी यहाँ पर जब चेकअप किया जाता है, लेकिन उसके नंबर गलत थे, मिटे हुए थे। पुलिस यही समझती है कि भाई वैन तो चलो पुरानी है, लेकिन ये महज एक एक्सीडेंट है और ड्राइवर वहाँ से भाग ही चुका था जो वैन का था। तो यह जो केस था ये ठंडे बस्ते में जाने ही वाला था, पुलिस ज़्यादा गौर कर नहीं रही थी। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है दोस्तों। राजेश का बड़ा भाई, जिसका बेटा नेवी में ऑफिसर था, जिसका नाम होता है नवीन, अब वह अपने हिसाब से इस केस की छानबीन करना चाहता है। उसको मामला गड़बड़ लग रहा था। और उसको मामला जैसे गड़बड़ लग रहा था तो खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सीसीटीवी कैमरे जो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में तो कोई ज़्यादा साफ नहीं आता है, लेकिन उससे पहले जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालता है। तो उसमें एक बात नज़र आती है इस नवीन को, यानी कि राजेश के बड़े भाई के लड़के को, राजेश के भतीजे को। एक बात ये नज़र आती है कि जो इको जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उस इको वैन के पीछे एक वैगनार भी है और वह रेकी करके गई थी पहले, और फिर उसके बाद इको वैन के पीछे आ रही है जब टक्कर हुई है।
अब तो यहाँ पर ये साजिश लगती है इस भतीजे जिसका नाम होता है नवीन, और उसके बाद इको ने टक्कर मार दी होती है, और फिर इको में से जो आदमी ड्राइवर था वह निकल करके वैगनार में बैठता है और वैगनार में बैठ करके वहाँ से फरार हो जाता है। भाई सीधी सी बात, ये तो एक प्लानिंग थी। अब क्या होता है, जो शर्मिला थी उससे पहले पूछा गया था कि आपके पति की किसी से दुश्मनी, शर्मिला बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, मेरे पति की किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है कैसा भी। तो पुलिस तभी तो मामला ज़्यादा नहीं लिखती है, महज एक एक्सीडेंट मानती है। लेकिन जैसे ही मामले को बंद करना चाहती है पुलिस, तो ये राजेश के बड़े भाई का लड़का जो नेवी में ऑफिसर था नवीन, उसने जब जाँच पड़ताल कर ली होती है, तो अब इतने बजे जब जाँच पड़ताल कर रहा था कि भाई कैमरे में ये चीज़ें दिख रही हैं, इतने में ही जो मृतक होता है राजेश, उसकी पत्नी शर्मिला 4 दिन के बाद पुलिस थाने में पहुंचती है और वहां जाकर अपने जेठ और उसके बेटे नवीन, जो कि यहां पर जांच पड़ताल कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अपने हिसाब से, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है कि इन्होंने मेरे पति की हत्या की है। अब तो दोस्तों पुलिस सारा मामला देख रही थी। पहले तो इस औरत ने यह कह दिया था कि मेरे पति का कोई दुश्मन ही नहीं है, मेरा पति तो बहुत सीधा साधा था। लेकिन अब जब नवीन ने पुलिस को कुछ वीडियोस वगैरह दिखाए थे कि ये मामला इस तरह से है, तो अब यह जो शर्मिला होती है अपने बड़े जेठ के लड़के नवीन के खिलाफ और जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आई है। तो पुलिस वाले इतने मंदबुद्धि तो होते नहीं है, समझ जाते हैं कि मामला खुलता हुआ इसको नजर आ रहा है। तो इसने सोचा, बददिमाग बेवकूफ़ औरत ने, कि मैं इनको अगर जेल में डलवा दूंगी तो फिर ये आगे जांच पड़ताल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस औरत ने, शर्मिला ने ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करवाया है। पुलिस को पूरा भर जाता है। और फिर क्या दोस्तों, फिर यहाँ पर शर्मिला को उठा लिया जाता है। उसके ऊपर शक था, पहले तो उठाने से पहले उसकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा शक बन चुका था पुलिस को। जब कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो वह ज़्यादातर शैलेश से बात किया करती थी, जो उसके पति के साथ आर्किटेक्ट का काम किया करता था, यानी कि आर्किटेक्ट की जॉब थी, पति के नीचे जॉब किया करता था, नौकर था, राजमिस्त्री कह सकते हैं देसी भाषा में। अब तो उस शैलेश से ये बात क्यों करती है भाई? और जब पति की मौत हो गई थी तब भी इसने उसी शैलेश से बात की थी, उसके बाद भी लगातार बातें अभी तक भी चल रही हैं। और दूसरी बात, शैलेश के फ़ोन नंबर की लोकेशन उसी जगह थी, उसी इको के पास से होकर गुजरा था वह भी, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। अब तो दोस्तों यहां पर पुलिस को पूरा सिस्टम यहां पर समझ में आने लगता है और फिर इस शर्मिला को उठा लिया जाता है और सख्ती से इसकी सुताई की जाती है। तो अब यहाँ पर यह राज उगलती है। अब जब यह राज उगलती है तो एक नया चैप्टर यहाँ पर पुलिस के सामने खुलकर आता है। नया चैप्टर क्या था, यह बताती है शर्मिला कि इसका पति जब 2 बच्चे हो गए थे तो ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, पैसे कमाने में ज़्यादा ध्यान था उसका, मुझसे प्यार नहीं करता था। और फिर जो शैलेश होता है, मेरे पति के नीचे काम किया करता है, नौकर है हमारा, वो हमारे घर पर आया जाया करता और उससे मुझे प्यार हो जाता है, दोनों के संबंध बनने लगते हैं। बार बार जब शैलेश आता है, कई घंटों तक मेरे कमरे में रहता है, इस बात की भनक पड़ोसियों को लग जाती है। पड़ोसी देखा करते कि इतने घंटे तक अंदर रहा था और उसके बाद पड़ोसी इस राजेश को बता देते हैं कि भाई तुम्हारे घर में जो शैलेश है ना, तुम्हारा आर्किटेक्ट, वो घंटों घंटों तक तुम्हारी पत्नी के कमरे में रहता है और फिर पता नहीं क्या करता है और बाद में निकल कर जाता है। लेकिन राजेश को यह चीज़ पर विश्वास हो ही नहीं रहा था, वह अपनी पत्नी को सती सावित्री समझता था और उसके बाद शैलेश के ऊपर भी उसको कोई शक नहीं था, उसको भी अच्छा लड़का समझता था। अब जो राजेश होता है शैलेश से कहता, समझाता है कि देख शैलेश, तू घर पर मत जाया कर, लोग पता नहीं क्या क्या बात कहते हैं तुम्हारे बारे में, तू घर पर जाना बिल्कुल बंद कर दे और मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, मुझे शर्म आती है, क्या तुम्हारे रिश्ते मेरी पत्नी के साथ थोड़ी हो सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं तू मत जाया कर। यानी कि राजेश को विश्वास नहीं था, लोग कह रहे थे, वो यही समझ रहा था कि लोग दूसरे के बारे में ऐसे कहते हैं बस। अब जो ये नौकर होता है जिसका नाम शैलेश होता है, यह फिर घर पर नहीं जाता है और अब यह दोनों, जो शैलेश होता है और राजेश की पत्नी जिसका नाम होता है शर्मिला, यह दोनों ओयो होटल में मिलने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब देखता है जो राजेश होता है कि पत्नी घर से ज़्यादातर गायब रहती है और फिर एक दिन उसका पीछा करता है तो देखा जाता है शैलेश के साथ ओयो होटल में से निकल रही होती है, उसमें घुसी थी, 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ से निकलती है। इतने पति बाहर ही गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। तो अब वह पूरी तरह से समझ जाता है कि लोग जो कह रहे थे ना, बिल्कुल सत्य था।
मैं ही बेवकूफ़ था जो अपने मजदूर को भी अपना सच्चा साथी समझने लगा और अपनी पत्नी के ऊपर भी मैंने शक नहीं किया, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। इन दोनों को वहीं पर रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके बाद अच्छी तरह से अपनी पत्नी को समझाता है। इनके बीच में झगड़ा होता है और अब दोस्तों यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ने के बाद शैलेश को वह नौकरी से निकाल देता है। अब इनके बीच में परेशानी बन जाती है। शैलेश के पास नौकरी भी नहीं रही थी, खर्चा कैसे चले, और ऊपर से राजेश की पत्नी शर्मिला वह परेशान हैरान, उसको तन्हाइयाँ काटती हैं। अब वह मिले बगैर रह नहीं सकती, उसको आदत लग चुकी थी शैलेश की। अब शैलेश और उसकी राजेश की पत्नी शर्मिला दोनों प्लानिंग बनाते हैं राजेश को रास्ते से हटाने के लिए। तो दो लोगों को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है राजेश को निपटाने के लिए, लेकिन वह दो लोग 1.5 लाख रुपए की सुपारी लेकर भाग जाते हैं। अब ये दोनों रिपोर्ट भी दर्ज किस नाम से करवाएं, भाई क्या लेकर भागे थे, सुपारी दी थी तो नाम भी दर्ज नहीं करवा सकते, FIR भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक ट्रक वाले को दिए जाते हैं कुछ पैसे, लेकिन ट्रक वाला भी पैसे ले लेता है, उनका काम नहीं करता है, किसी आदमी की जान नहीं लेता है। अब यहाँ पर जो शैलेश होता है वह परेशान हो जाता है और साथ में यह उसकी प्रेमिका शर्मिला यह भी परेशान हो जाती है, और फिर ये दोनों खुद ही प्लानिंग बनाते हैं इस घटना को अंजाम हम खुद ही देंगे। और फिर एक पुरानी इको खरीदी जाती है शैलेश के द्वारा, जिसके नंबर प्लेट हटाकर दूसरी नंबर प्लेट गलत लगा दी जाती है, और उसके बाद अपने ममेरे भाई को अपने साथ मिलाता है। खुद की वैगनार थी, और फिर दोस्तों ममेरा भाई जो होता है वह वैन को आगे आगे चलाता है, और जो यह खुद होता है वैगनार से पहले रेकी करता है कि राजेश गौतम आया है कि नहीं आया है, और उससे पहले राजेश गौतम की पत्नी बता देती है कि वो अब मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकल गया है, तुम तैयार हो जाओ। शर्मिला यानी कि अपनी पत्नी खुद अपने पति का वो बता रही है लोकेशन। अब जो शैलेश होता है तैयार हो जाता है। उसके बाद वैगनार से वह रेकी भी करता, देखता रहता है कि वो पार्क में से निकला है कि नहीं निकला। जैसे ही वह पार्क में से सड़क पर निकलता है तो आगे आगे वैन होती है, इको वैन, और पीछे पीछे वैगनार होती है। पूरी प्लानिंग थी, और फिर इको वैन से उसको कुचल दिया जाता है, बहुत जोर की टक्कर मारी जाती है, और पीछे पीछे वैगनार चल रही थी, लेकिन इको वैन पेड़ से टकराकर यानी कि गतिविहीन हो जाती है, एक तरह से काबू से बाहर हो जाती है। तो एकदम से इको वैन पेड़ में टक्कर लगती है, तो इको वैन एकदम से उसका ड्राइवर निकलता है और पीछे पीछे वैगनार आ रही थी, जिसके अंदर यह बैठा हुआ था शैलेश, और उसको वैगनार में बिठाकर वहां से फरार हो जाता है। इस तरह का यह चक्रव्यूह था दोस्तों एक हत्या का। एक पत्नी जो अय्यास बन चुकी थी, जिसने अपने पति को भी नहीं बख्शा, उसकी भी जान ले ली। इस तरह की होती है वासना और हवस। हवस और वासना जिस इंसान के मन में जाग गई ना, वो इंसान नहीं रहता, वो अंदर से हैवान बन चुका होता है। उसको सिर्फ अपने शरीर सुख की पड़ी होती है, ना उसको किसी परिवार से लेना देना, ना पति से, ना किसी और से। अब यहाँ पर 2 बच्चे जो थे 8 और 10 साल के लड़के थे, उनका क्या होगा। इस माँ ने उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि ये तो मर जाएगा और मैं जेल में चली जाऊंगी, बच्चों का क्या होगा। इस तरह से दोस्तों कई बेवकूफ़ औरतें अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ लेती हैं। यहाँ पर तो पैसे की भी तंगी नहीं थी, पैसा भी बहुत काफ़ी था इनके पास, कोई किसी सुख सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, जब मुंह गंदगी में गड़ा हुआ हो तो फिर औरत ऐसा ही करती है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस शर्मिला गौतम के बारे में और इसके प्रेमी शैलेश के बारे में, जो कि बहुत अच्छी नौकरी पर था, मज़े से ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन उसको तो यही ऐसी तैसी करानी है। और जो ये पत्नी है शर्मिला गौतम, इसको उसी नौकर के साथ, राजमिस्त्री के साथ ही मौज मस्ती करनी है। तो इस तरह के कांड होते हैं दोस्तों देश और दुनिया में। आप ये सोचते हो कि भाई हम फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा कर देंगे, पैसा पानी की तरह बहा देंगे, तकिए के नीचे पैसा, संदूक में पैसा, पैसा ही पैसा होगा घर के अंदर, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। यह आपकी बहुत गलत सोच है, जबकि आप असली चीज़ पर पहुंच ही नहीं रहे हो अगर ऐसा सोचते हो। पैसे से कोई खुश नहीं होता है, और पैसे से सिर्फ वो संसारिक चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन पत्नी का विश्वास पैसे से नहीं मिल सकता है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है वो आपको लाड लड़ाए पैसा देख करके, लेकिन अंततः उसका भी पैसे से मन भरेगा कभी ना कभी, तो जब इतना पैसा उसके पास होगा। और फिर जब पैसे से मन भरेगा तो फिर मन दूसरी चीज़ों में लगेगा, जो कि पैसा बढ़ने पर इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है और गंदी चीज़ें ज़्यादा करता है। जब पैसा होता है उसको घमंड होता है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और बड़ी ही विचार करने वाली ये कहानियाँ होती हैं, इनसे सीख जरूर लें। हवस और वासना के पीछे ना पड़े, वरना घर तबाह होना निश्चित है। हो सकता है आज ना हो, कल ना हो, परसों जरूर होगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम नाम लेंगे। सबसे पहले रवि प्रकाश अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ हैं शौकत अली अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुखी साहू अमर भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं रमेश कुमार,
कमेंट करते हैं छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। हृदयराम कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी से कमेंट करते हैं। सतवीर सिंह कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और रामलाल कुशवाहा कमेंट करते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और भुवनेश कुमार कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। रवि शर्मा कमेंट करते हैं। युवी गौर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत ऐसी कहानियाँ सुनी हैं लेकिन आपके जैसे समझाने वाले नहीं मिले। गुड थिंक ऑफ द मनी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। धर्मेंद्र वर्मा कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि वह लड़का कहाँ गया जो मेघनाथ का रोल किया करता था। नाइस स्टोरी राम बहादुर सिंह, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। ये उस कहानी पर कह रहे हैं जिस लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी है, नीले ड्रम में उसकी डेड बॉडी को भर दिया। तो वह तो जेल में ही गया भैया, और कहाँ जाएगा। 21 साल उम्र थी, कोई बालिग भी नहीं था। और उसके बाद हमारे साथ दुर्वेश साख्या कमेंट करते हैं। अभिजीत वोरा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रंजीत कुमार कमेंट करते हैं। सुदेश भाई नमस्ते। मैं रंजीत राज, उत्तर प्रदेश, जिला रायबरेली से। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैं यही कहना चाहता हूँ जितने कुंवारे लड़के हैं सब ज़िंदगी में जीना है तो बच के रहें हवस से जी, बिल्कुल। और जानकी गंगवार हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं, बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ रामलाल कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और जी हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। कलयुग नारी 100 बीमारी और बुद्धि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जी बिल्कुल जी। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद सर। और उसके बाद हमारे साथ रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। और मोनू जैन कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।